Hello and welcome to weekly current affairs session of Pachmalais Academy. Today's session is going to be very important for upcoming UPSC civil services prelims as well as mains examination. So in today's discussion, first we will see कि किस तरह से चेंज्ड जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस में इंडिया बाकी दुनिया के साथ अपने ट्रेड इंटीग्रेशन और अपने ट्रेड रिलेशंस को कैसे रिडिफाइन कर रहा है। हम ये भी देखेंगे किस तरह से स्पेस के मिलिटराइजेशन का खतरा बढ़ रहा है, यानी कि पहले जो थिएटर ऑफ वॉर ज़मीन, पानी और हवा में हुआ करता था, यानी कि लैंड, सी और एयर में होता था, वो कहीं ना कहीं इसके बियॉन्ड आउटर स्पेस में अपनी जगह बनाता हुआ दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल सी ऑल्सो कि किस तरह से मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ते हुए इस दुनिया में इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज़ के बिना रशिया के साथ कैसे एक और मिलिट्री कोऑपरेशन साइन करता है जिसमें लॉजिस्टिक एक्सचेंज इन्वॉल्व है। एंड फाइनली वी विल सी द टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, और हम देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अग्रीमेंट किस तरह से जो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है उसके प्रोडक्शन को इंडिया में किस तरह से बढ़ाएगा और कैसे ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम को फर्दर स्ट्रेंथन करेगा। So let's begin today's discussion with the India-New Zealand Free Trade Agreement. ठीक है, in short it is called FTA. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली दो देश या दो ट्रेडिंग ब्लॉक के बीच में होता है, जिसमें दोनों देश आपस में डिसाइड करते हैं कि उनके बीच में जो होने वाला ट्रेड है, जिसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन्वॉल्व है, उसमें ज़्यादातर चीज़ों पर या सभी पर या कुछ को छोड़ करके जो टैरिफ होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी डिटेलिंग में अगर हम जाएँ तो देखिए इस FTA के तीन बेसिक पिलर्स हैं। फर्स्ट इज गुड्स मार्केट, सेकंड इज सर्विस इकोनॉमी एंड थर्ड इज मोबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखिए गुड्स मार्केट में दो एस्पेक्ट हैं, एक वो जो इंडिया का न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट है और दूसरा वो जो न्यूजीलैंड से इंडिया का इंपोर्ट है। अब जो भी सामान हम भेज रहे हैं सारे के सारे सामान को 100% एग्जेम्प्ट कर दिया गया टैरिफ से, यानी कि जितना भी इंडिया से एक्सपोर्ट है पहले उस पर जहां एवरेज 2.2% का टैरिफ लगता था वो अब ज़ीरो हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो पहले से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, पहले से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग को वो प्रमोट करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और कहीं ना कहीं जो फॉरेक्स हमारी इनकम है वो पहले से बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं जो रुपी कमज़ोर होता दिख रहा है उस पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इन लॉन्ग रन। ठीक है, लेकिन बदले में जो इंपोर्ट है, अब यहाँ पर क्या है, देखिए कि इंडिया ने ऐसा नहीं है कि ये पहला FTA साइन किया है, इंडिया ने इससे पहले भी मल्टीपल FTA साइन किए हैं। उन FTAs की लर्निंग्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग ये रही है कि ज़्यादातर FTA में इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, हमारा एक्सपोर्ट उतना नहीं बढ़ा जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन इंपोर्ट कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से जो पहले से परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट था वो या तो उतना ही है या शायद पहले से बढ़ गया है। तो इस चीज़ को देखते हुए इस बार का जो FTA न्यूजीलैंड के साथ साइन किया गया इसको बहुत स्मार्टली डिज़ाइन किया गया है। इसमें जहां न्यूजीलैंड ने हमें 100% एग्जेम्पशन दिया है, हमने वहां से आने वाले इंपोर्ट में 100% चीज़ों पर एग्जेम्प्ट नहीं किया है, सिर्फ 70% को हमने एग्जेम्प्ट किया है, कुछ सेक्टर को हमने छोड़ दिया है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कौन सा सेक्टर, यानी कि वो सेक्टर जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सेक्टर जिसमें न्यूजीलैंड के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, दैट इज़ डेयरी सेक्टर। न्यूजीलैंड डेयरी सेक्टर के लिए दुनिया में जाना जाता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, अब मान लीजिए अगर 100% कर दिया जाए तो न्यूजीलैंड के जो मिल्क प्रोडक्ट हैं दे विल कम टू इंडिया, और जब ये इंडिया में आएंगे तो इंडिया के डेयरी इंडस्ट्री और उस पर जो डिपेंडेंट फार्मर्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, तो उस सेक्टर को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। तो इस FTA के साइन होने से एक चीज़ समझ में आ गया कि जो ट्रेड नेगोशिएशंस होने वाले हैं उसमें इंडिया के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है इंडिया का अपना इंटरेस्ट। सेकंड इज सर्विस इकोनॉमी। सर्विस इकोनॉमी में जो आप देखेंगे ऑब्वियसली IT रहने वाला है, और इसमें एक नई चीज़ आई है हेल्थ सर्विस, और हेल्थ सर्विस में इसमें इंक्लूड किया गया है आयुष, यानी कि योगा एंड आयुर्वेदा।
यानी कि अब योगा को वहाँ प्रमोट किया जाएगा, न्यूजीलैंड में योगा इंस्ट्रक्टर्स जाएंगे। आयुर्वेदा को वहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, यानी कि वहाँ के लोग भी अब सर्दियों में च्यवनप्राश खाएंगे, बच्चे शंख पुष्प भी पिएंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ पर आयुष को भी प्रमोट किया जा रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इस ट्रेड डील के ज़रिए इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर को भी प्रमोट कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर हम देखेंगे मोबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट। $20 बिलियन का FDI को लेकर के अग्रीमेंट हुआ है इन नेक्स्ट 15 ईयर्स फ्रॉम न्यूजीलैंड टू इंडिया, यानी कि अगले 15 साल में न्यूजीलैंड इंडिया में FDI के तौर पर $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज मोबिलिटी। देखिए मोबिलिटी, अभी हमने इससे पहले एक और इंडिया और रशिया का टॉपिक डिस्कस किया था, वहाँ पर भी मोबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, एक आस्पेक्ट था। यहाँ पर भी मोबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट इंडिया के न्यूजीलैंड में पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने के साथ साथ एक वर्क परमिट मिल जाएगा लिमिटेड। जब वो लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे तो पोस्ट स्टडी के बाद, मतलब स्टडी के बाद या पोस्ट स्टडी जिसको कहेंगे, उसमें 3 से 4 साल का उनको वर्क वीज़ा मिल जाएगा। और इन सब के अलावा एक डेडिकेटेड वीज़ा होगा 5000 स्किल्ड इंडियंस के लिए। ठीक है, अब ये 5000 स्किल्ड इंडियंस वहाँ जा कर के क्या करेंगे? देखिए इंडिया से जब ये स्किल्ड प्रोफेशनल्स न्यूजीलैंड जाएंगे तो इनको वहाँ पर एक एक्सपोजर मिलेगा, जाहिर सी बात है। एक डिफरेंट इन्वायरमेंट देखेंगे, डिफरेंट कल्चर देखेंगे, तो कहीं ना कहीं न्यू आइडियाज़ इनको मिलेंगे, इनकी अपस्किलिंग होगी, इनका स्किल डेवलप होगा। वहाँ जाने के बाद डेफिनेटली दे विल डू सम प्रोडक्टिव वर्क, उसके बदले में इनको कुछ पैसा भी मिलेगा, तो उससे इंडिया के लिए रेमिटांसेस आएंगे। धीरे धीरे इससे जो इंडिया का डायस्पोरा है न्यूजीलैंड में वो स्ट्रांग होगा। अब देखिए डायस्पोरा अगर स्ट्रांग है और वो रेमिटांसेस भेज रहा है तो ये दोनों चीज़ें मिल करके कहीं ना कहीं इंडिया के लिए फ्यूचर में न्यूजीलैंड में अपने फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल ओमान में लगभग 7 लाख इंडियंस है, $2 बिलियन का रेमिटांसेस इंडिया को आते हैं, तो $2 बिलियन का ट्रांजैक्शन स्मूथ रहे, ठीक है, जल्दी हो, इसके लिए वहाँ पर रुपए और UPI एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो अगर हमारा डायस्पोरा न्यूजीलैंड में स्ट्रांग होता है, वहाँ से रेमिटांसेस बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है न्यूजीलैंड में सेटअप करने में हमें हेल्प मिलेगा। इसके अलावा इंडिया का सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगा। तो ये मोबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मोस्ट ऑफ द ट्रेड डील एज ऑफ नाउ। ठीक है, सो दीज आर द 3 डिफरेंट पिलर्स, ठीक है, जिसके बेसिस पर इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच का FTA डिज़ाइन किया गया है। इसके टेंजिबल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? देखिए टेक्सटाइल और क्लोथिंग पर इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। पहले जहां उनके ऊपर 10% टैरिफ था, अब वो 0 हो गया है। इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स के लिए वहाँ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, फार्मास्यूटिकल्स के लिए है, और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। तो ये सारे सेक्टर्स हैं, ये सब के सब टेंजिबल इम्पैक्ट को एक्सपीरियंस करेंगे इस FTA के प्रैक्टिस में आने के बाद। लेकिन जितना अच्छा ये सब सुनने में लग रहा है उतना अच्छा है नहीं। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल न्यूजीलैंड के अंदर ही इस FTA का अपोजिशन होना शुरू हो गया है। जो न्यूजीलैंड के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, उनका कहना है कि ये जो ट्रेड डील हुई है ना तो फ्री है ना फेयर है, हमने कुछ ज़्यादा ही इंडिया को लेवरेज दे दिया, अपनी इकनॉमी इंडिया के लिए कुछ ज़्यादा ही ओपन कर दी है, इंडिया ने उतनी ओपननेस को रेसिप्रोकेट नहीं किया है। दूसरा, अभी रिसेंटली वहाँ पर इंडियंस को लेकर के एक हेट्रेड वाली जो टेंडेंसी बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, तो एक तो जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो इस FTA को उतना सपोर्ट नहीं कर रही है, और वहाँ पर एक इंडियंस के अगेंस्ट परसेप्शन बनाया जा रहा है। ये दो चीज़ें कहीं ना कहीं इस FTA के अगेंस्ट जा सकती हैं। लेट्स सी के आगे क्या होता है, विल अपडेट यू। So the next topic of today's discussion is a new economic chapter, the architecture of India Oman SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement। See, दो देशों के बीच में जो ट्रेड इंटीग्रेशन है वो मल्टीपल लेवल्स पर हो सकता है। इसमें जो सबसे बेसिक लेवल होता है इसको कहा जाता है प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, यानी कि इस अग्रीमेंट में दो देश आपस में कुछ पर्टिकुलर आइटम्स पर ये म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि इन पर्टिकुलर आइटम्स पर वो अपना टैरिफ को रिड्यूस कर देंगे, राइट।
तो जिन पर्टिकुलर आइटम्स पर टैरिफ को रिड्यूस किया जाएगा उनकी एक लिस्ट बना दी जाएगी और उस लिस्ट को कहा जाएगा पॉजिटिव लिस्ट। नेक्स्ट लेवल का जो ट्रेड इंटीग्रेशन होता है दो कंट्रीज या दो ट्रेड ब्लॉक के बीच में, उसको बोलते हैं एफटीए, जो कि अभी हमने इंडिया और न्यूजीलैंड के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया है, दैट इज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। यहाँ पर दो कंट्रीज म्यूचुअली जो उनके बीच का ट्रेड होता है उस पर टैरिफ को लगभग ख़त्म कर देती हैं, ज़ीरो कर देती हैं, और ज़्यादातर प्रोडक्ट इसमें शामिल होते हैं। कुछ हो सकता ना हो, तो जो नहीं है उनकी एक लिस्ट बनती है, उसको बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट। तो जो कवरेज है एफटीए की वो पीटीए से कहीं ज़्यादा होती है। इसका जो नेक्स्ट होगा दैट विल बी सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यहाँ पर जो एफटीए है आपका, एफटीए के तो सारे फीचर्स होंगे ही होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं उनके मूवमेंट को पहले से और ज़्यादा स्मूथ बनाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात भी हो सकती है, यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस भी आ जाते हैं, वो भी आगे डिस्कस करेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ओमान और इंडिया के बीच में ये एक इकोनॉमी को इंटीग्रेट करने की कोशिश चल रही है और इसको नाम दिया गया है सेपा। इट इज़ नॉट एफटीए, राइट। अब यहाँ पर ये कैसे अलग है आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि जितना भी हमारा एक्सपोर्ट है उस एक्सपोर्ट के वॉल्यूम का 98.08% ड्यूटी फ्री हो जाएगा। बदले में हम क्या करेंगे, बदले में ओमान से आने वाला जो हमारे यहाँ इंपोर्ट है उसके वॉल्यूम का लगभग 78% हम भी ड्यूटी फ्री कर देंगे। तो यानी कि जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, एक गुड्स मार्केट है, यहाँ भी एक गुड्स मार्केट है जिसमें टेक्सटाइल्स हैं, लेदर है, जेम्स हैं, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल एट्सेट्रा। सेकंड है सर्विस लिबरलाइजेशन, ठीक है। ओमान में बहुत सारे जो छोटे छोटे सर्विस सेक्टर्स हैं वो इंडिया के लिए ओपन किए जाएंगे, ठीक है, और इंडिया यहाँ से अपना वही आईटी, आईटीएस एंड हेल्थ सर्विसेज को एक्सपोर्ट करेगा। हेल्थ सर्विस में यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात अगेन वही है आयुष, ठीक है। अब तक की हिस्ट्री में आयुष जिसमें इंक्लूड है ये पहला सेपा है। इससे पहले कोई भी ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हुआ है जिसमें आयुष को एक्सप्लिसिटली इंक्लूड किया गया हो। तो दैट मीन्स हम अपनी योगा, आयुर्वेदा, जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हम ओमान में प्रमोट करेंगे, अगेन हार्ड पावर एज वेल एज सॉफ्ट पावर। लेट्स मूव। अब देखिए हमारा रिलेशन क्या है। इंडिया और ओमान के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो $10.6 बिलियन का है, लेकिन इसमें वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि हम ख़रीदते ज़्यादा हैं ओमान से और बेचते कम हैं, और हमारे लिए चैलेंज है कि इस ट्रेड डेफिसिट को हम कैसे धीरे धीरे कम करें। अब देखिए कुछ चैलेंजेस हैं इंडिया और ओमान के रिलेशन में। सबसे पहला जो हमने बात किया ट्रेड डेफिसिट। दूसरा, अगर ओमान के हम ग्लोबल सर्विस इंपोर्ट को देखें वो लगभग $12.51 बिलियन के आसपास का है, और इस इतने बड़े जो सर्विस इंपोर्ट है इसमें इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 5 से 5.5% के आसपास का। यानी कि यहाँ पर जो सर्विस इंपोर्ट में हमारा कंट्रीब्यूट करने का पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उसको अभी तक टैप नहीं कर पा रहे हैं। एंड थर्ड इज़ नेशनलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स। ओमान में बहुत टाइम से कोशिश चल रही है कि बाहर के लेबर्स को वहाँ के लोकल लेबर से रिप्लेस किया जाए। तो अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं जो मोबिलिटी वाला जो हमारा डायमेंशन है ट्रेड रिलेशंस का वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगा। इसके अलावा हमारे लिए ओमान इम्पॉर्टेंट क्यों है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बात है कि हम अलग अलग लोगों से अलग अलग कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन होगा, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है ओमान कुड बी अ ग्रेट स्ट्रेटेजिक हब फॉर इंडिया। अब स्ट्रेटेजिक हब कैसे हो सकता है, इसको समझने के लिए हम इस मैप का सहारा लेते हैं। देखिए ये जो ग्रीन पार्ट है ये ओमान है, इसकी आप लोकेशन देखिए, वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। यहाँ पर इंडियन ओशन है, यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, और इसके पीछे जीसीसी रीजन है, ठीक है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। तो यानी कि एक तो इसका लोकेशन है कि ये दो बड़ी जो ट्रेड रूट्स हैं उनके बीच में स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर ये मौजूद है। दूसरा, यहाँ पर एक रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट इट इज़ अ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट जोन। यहाँ पर यूएस और ईरान में किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बने रहते हैं, हेविली गार्डेड एरिया है। ओमान के ज़्यादातर जो पोर्ट हैं वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर हैं, तो कहीं ना कहीं सेफ्टी के लिए ये ज़्यादा आपको श्योरिटी देंगे। इसके अलावा इंडिया का
एक बड़ा पॉपुलेशन ओमान में रहता है, जो डायस्पोरा है ऑलमोस्ट 7 लाख, और ये हर साल $2 बिलियन का जो रेमिटांसेस हैं वो इंडिया में भेजते हैं। ठीक है, इसी के चलते इंडिया को एक मोटिवेशन मिला है ओमान में अपना फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ओमान में यूपीआई भी चलता है, ओमान में रुपए भी चलता है। इसके अलावा इंडिया और ओमान में जॉइंट वेंचर्स हैं। ओमान जीसीसी का इकलौता ऐसा कंट्री है जिसने इंडिया में रिफाइनरी में इन्वेस्ट किया है। बदले में इंडिया ने ओमान के अंदर एक फर्टिलाइज़र प्लांट में भी इन्वेस्ट किया है। और एक फ्यूचर के लिए एक प्रपोज्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इंडिया टू मिडिल ईस्ट टू यूरोप। और अगर इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट इंडिया बनना चाहता है तो ओमान उसमें एक ट्रांजिट पॉइंट के तौर पे काम करेगा। ठीक है, और दूसरा, ओमान इंडिया की एंट्री जीसीसी तक करवा सकता है, मतलब इंडिया के इन्फ्लुएंस तक वहाँ तक पहुँचा सकता है। तो इसी वजह से जो ओमान है ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही पार्ट है जो कि एक तरह से एक एफटी और सेपा को काफ़ी हद तक अलग करता है, जो हमने शुरू में कहा था कि यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस भी इंक्लूड हो सकती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिया ओमान सेपा, है ना, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Our next topic is a weapon to neutralize commercial satellite network. ज़रा सोचिए, कन्वेंशनल वॉरफेयर में, ठीक है, आर्मी इन्वॉल्व हो सकती है, एयरफोर्स इन्वॉल्व हो सकती है, नेवी इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, एक किसी कंट्री के पास तीनों बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, आर्मी भी, एयरफोर्स भी, नेवी भी, लेकिन इन तीनों ब्रांचेस को सही से ऑपरेट करने के लिए इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नेवी और एयरफोर्स बहुत हद तक नेविगेशन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और कम्युनिकेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, नेविगेशन हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, इन सब के लिए चाहिए एक सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क। और ये सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क कौन प्रोवाइड करता है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो एक देश के पास भले ही तीनों फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हों, लेकिन मान लीजिए अगर उसका कम्युनिकेशन नेटवर्क ही अगर डिसरप्ट कर दिया जाए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उसकी सारी की सारी कैपेबिलिटीज़ ऐसी की ऐसी रखी रह जाएंगी और इसको कैपिटलाइज नहीं कर पाएगा। इसी कॉन्सेप्ट के जहन में रखते हुए इस टॉपिक को हम देखेंगे। अभी इस तरह की कुछ न्यूज़ आई हैं कि रशिया एक काउंटर स्पेस वेपन को डेवलप कर रहा है जिससे कि वो स्टारलिंक की सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सके। अब इन सैटेलाइट से उसको क्या प्रॉब्लम है? जो रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो ये सैटेलाइट यूक्रेन को एक सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर यूक्रेन आर्म फोर्सेस का कम्युनिकेशन नेटवर्क अगर बर्बाद कर दें तो आर्म फोर्सेस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऑपरेट करना। अब इससे प्रॉब्लम क्या है? देखिए, इससे प्रॉब्लम ये है कि अभी जो थिएटर ऑफ वॉर है वो लैंड, सी और एयर था, लेकिन कहीं ना कहीं ये उससे ऊपर आउटर स्पेस की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। इससे स्पेस की मिलिटराइजेशन का खतरा बढ़ रहा है, नंबर एक। दूसरा, सैटेलाइट अब सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्टिंग एसेट नहीं रह गया, बल्कि ये वॉर में एक प्राइमरी टारगेट भी हो सकता है। और अगर सैटेलाइट को डिसरप्ट किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए, तो बाकी कम्युनिकेशन भी ठप हो सकता है। तो उससे बहुत सारी चीज़ें, और जैसे फाइनेंशियल सर्विस हैं, अदर कम्युनिकेशन है, वो भी ठप हो सकता है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आता है केसलर सिंड्रोम। केसलर सिंड्रोम क्या है कि अगर कोई एक सैटेलाइट, अगर मान लीजिए वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, डेब्री जिसको बोलते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़े स्पेस में बहुत तेज़ स्पीड के साथ मूव करते हैं और वो किसी और सैटेलाइट से टकरा के उसको डैमेज कर सकते हैं। फिर उस सैटेलाइट के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो बहुत तेज़ स्पीड से मूव करेंगे, फिर वो किसी और सैटेलाइट को डैमेज कर सकते हैं। इस तरह से जो लिमिटेड एरिया है सैटेलाइट को प्लेस करने का, वो बहुत कंजस्टेड हो सकता है। और जो पीसफुल काम के लिए जिन सैटेलाइट को प्लेस किया जाता है, शायद वो अपना काम ठीक से ना कर सके, राइट। तो इससे ये कुछ थ्रेट्स हैं। अब इंडिया का इसमें क्या स्टैंड होना चाहिए? मैं देखिए, इंडिया के भी अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क है और इंडिया भी आसपास में अपने दुश्मनों से तो घिरा हुआ है, तो इंडिया को भी अपना जो स्पेस एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना होगा। और साथ में इंडिया को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो आउटर स्पेस है ये पीसफुल वे में इसको इस्तेमाल किया जा सके। और इससे एक चीज़ और देख सकते हैं, इंडिया ने 2019 में मिशन शक्ति लॉन्च किया था। इट वॉज बेसिकली एसैट, एंटी सैटेलाइट टेस्ट। Next topic of today's discussion is
रिलॉस, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। बेसिकली ये क्या है, ये इंडिया और रशिया के बीच में एक मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। लेकिन इस मिलिट्री कोऑपरेशन में ऐसा नहीं कि रशिया कोई वॉरफेयर के इक्विपमेंट इंडिया को बेच रहा है। ये बेसिकली जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया और रशिया का, ये दोनों ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट रिलॉस। कैसे, मान लीजिए रशियन फाइटर जेट या प्लेन या कोई शिप इंडियन ओशन से ट्रांजिट कर रहा है और उस ट्रांजिट के दौरान उसको रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़े या किसी रिपेयर या मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़े, तो ऐसे में वो इंडियन अथॉरिटी से बात करके उसमें इंडिया का हेल्प ले सकता है, एंड वाइस वर्सा, राइट। तो यहाँ पर ट्रांजिट के टाइम पर उनको हेल्प मिल सकता है। यहाँ पर एयर स्पेस और पोर्ट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, राइट। इसको समझने के लिए हम ये मैप देखते हैं। देखिए ये रशिया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। रशिया का स्प्रेड बहुत ज़्यादा है। इधर पैसिफिक ओशन में व्लादिवोस्तोक है, बेसिकली पैसिफिक ओशन के पास में है, और यहाँ पर है ये मरमंस्क, आर्टिक सी। तो अगर ये रिलोस एग्रीमेंट जैसे इंडिया और रशिया के बीच में साइन होता है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के रीजन में इंडियन नेवी या आर्म फोर्स अगर कोई भी मूव करेगा, तो इस बीच में अगर कहीं भी उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए तो वो नियर बाई जो भी रशिया का मिलिट्री बेस होगा वहाँ से उस लॉजिस्टिक सपोर्ट को ले सकते हैं। इस रीजन में नियर अबाउट 40 मिलिट्री बेस हैं रशिया के, तो उन बेसिस से इंडिया को सपोर्ट मिल सकता है। यानी कि आर्कटिक सी से लेकर के पैसिफिक ओशन से रशिया को क्या मिलेगा, इंडियन ओशन रीजन में इंडिया की प्रेजेंस स्ट्रांग है। तो अगर रशियन फाइटर जेट या शिप्स अगर इस रीजन में मूव करते हैं तो वो इंडिया से लॉजिस्टिक सपोर्ट ले सकते हैं। तो बेसिकली ये एक मिलिट्री कोऑपरेशन है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का मिलिट्री हार्डवेयर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, उसका सेल या परचेज नहीं हो रहा है। बेसिकली ये कोऑपरेशन है लॉजिस्टिक को सपोर्ट करने के लिए। क्या रशिया पहला देश है ऐसा? नहीं। इंडिया ने रशिया से पहले यूएस के साथ भी 3 लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन किए हैं, लिमोआ फॉर लॉजिस्टिक, कॉमकासा फॉर कम्युनिकेशन एंड बेका फॉर बेसिक एक्सचेंज, ठीक है। इसके बाद इंडिया ने किसके साथ किया है? रशिया के साथ। अब देखिए रशिया के साथ इंडिया की जो नज़दीकियां हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं ट्रंप गवर्नमेंट ने इंडिया पर सैंक्शंस लगाए, टैरिफ लगाए हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट मिस्टर पुतिन का बढ़िया से वेलकम करती है और रशिया के साथ डील साइन करती है। उसके कुछ ही दिन बाद ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से इंडिया यूएस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इंडिया मैसेज ये देना चाहता है कि ये वर्ल्ड शायद कहीं ना कहीं मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि इस दुनिया में पावर का अब सिर्फ एक सेंटर नहीं है, और ऐसे मल्टीपोलैरिटी वाले वर्ल्ड में इंडिया अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। इंडिया सारी जो ग्रेट पावर्स हैं सबके साथ एंगेज करेगा अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए। तो ये बेसिकली इंडिया का क्लियर मैसेज है यूएस को दूसरी बार, पहला जब मिस्टर पुतिन ने इंडिया में विजिट किया, दूसरा इस एग्रीमेंट को साइन करके। सो लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज इंडिया एंड फ्रांस डील, बेसिकली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड को प्रोडक्शन एग्रीमेंट। एक फ्रांस की कंपनी है सैफरन और ये इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, ये कंपनी इस गवर्नमेंट कंपनी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगी कुछ एडवांस इक्विपमेंट बनाने के लिए। ये कौन से हैं? ये या तो नेविगेशन में यूज़ होते हैं और या फिर साइटिंग में यूज़ होते हैं। मान लीजिएगा कि जीपीएस ने आपको कोई भी लोकेशन बताने से मना कर दिया, ठीक है, उसने डिनाई कर दिया, तो ऐसे में नेविगेट कैसे करेंगे? तो यहाँ पर रोल होगा सिग्मा 30N का, ठीक है, और टारगेट के लिए प्रिसिशन पाने के लिए CM3MR। तो बेसिकली 2 इक्विपमेंट हैं, ठीक है। इसके टेक्नोलॉजी को फ्रांस इंडिया को ट्रांसफ़र करेगा और इंडिया में इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो बेसिकली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, तो कहीं ना कहीं ये मेक इन इंडिया के लिए एक अच्छी चीज़ होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।